नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही भौकाल, ताबड़तोड़, धुआंधार क्लास आपको यहाँ देखने को मिल रही है और अलग ही लेवल पे आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ आज है जो इसमें होगा। यूपीएसआई के लिए मूल विधि की प्रैक्टिस क्लास 1 आपको देखने को मिल रही है और इस क्लास को लगाए जाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि मैं आप लोगों के लिए वो सब कुछ करना चाहता हूं जो आपको दरोगा बनने पर मजबूर कर दे। एक तो होता है दरोगा बनने के लिए प्रयास करना, नहीं सर, दरोगा बनना मजबूरी बन जाएगी। इस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा कि दरोगा बनना ही मजबूरी बन जाएगी, कि इसके अलावा, दरोगा के अलावा आप ये समझ लीजिएगा, आपके मन में ये बात आ जाएगी कि अब दरोगा ही बनना है। आपके मन में ये बात आ जाएगी कि दरोगा नहीं बने तो क्या क्या किया जीवन में, कुछ नहीं किया। तो दरोगा बनने के लिए अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार क्लास के अंदर लिख दीजिए, हाँ जी हम दरोगा हैं और वी आर रेडी। ये जरूर लिख दीजिए और चीजों को बहुत अच्छे ढंग से संभाला जा रहा है, आपके लिए किया जा रहा है और उसी स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। अब पेपर आपको आसान लगने वाला है, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या देखा, अभी तक तो चीजें आपने बहुत साधारण चीजें देखी, लेकिन अब आप असाधारण चीजें देखने वाले हो। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया लेवल पर हम चीजों को आगे बढ़ते हैं और बहुत तगड़े लेवल पर आगे बढ़ाएंगे। बात को समझिएगा, यहां मूल विधि की क्लास है, प्रैक्टिस क्लास 1 है। मूल विधि की प्रैक्टिस क्लास में आज स्पेशली आपने एक चीज देखी होगी कि आपका जो मूल विधि का सिलेबस है, अगर मैं मूल विधि के सिलेबस की बात करता हूं कि मूल विधि का सिलेबस क्या है, देखो जी, जो मूल विधि होती है ना लल्ला, मूल विधि का जो सिलेबस है वो अलग लेवल पर चलता है। मूल विधि का जो सिलेबस है वो अलग लेवल पर चलता है। अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको बीएनएस देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको बीएनएसएस देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको माइनर एक्ट देखने को मिलते हैं। माइनर एक्ट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कुछ अधिनियम भी आपको देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट यहां पर यह रहता है भैया, ठीक है, कि भाई बीएनएस की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 1 शॉट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। ठीक है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी बीएनएस की 1 शॉट वीडियो आपकी यहां डाल दी गई है। ठीक है, चैनल के ऊपर डाली गई है, एक ही बार में 19 घंटे की वीडियो है। धारा 1 से 358 तक पूरा देख सकते हैं, आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। हां, अगर इसको आप कंपाइल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के ऊपर हमारा बैच भी है, वो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अब लल्ला बात यहां पे ये आती है कि अगर हम मूल विधि के सिलेबस को देखते हैं तो एक पोर्शन बीएनएस, एक बीएनएसएस और एक आपका माइनर एक्ट। अब यहां पर बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले ही आपको करा चुका हूं, लेकिन अब यहां पर बात आती है प्रैक्टिस की। ये सब तो हो गया थियरी फॉर्मेट, लेकिन अब बात आती है वही चीज जो आपका सिलेक्शन कराती है, जो कि प्रैक्टिस कहलाती है। तो प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी किस किस लहजे में, किस किस प्रकार से, किस किस तरीके से प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। देखो, प्रैक्टिस के मैं टोटल यहां पर आपके जो सेशन लेने वाला हूं, 30 सेशंस आपके प्रैक्टिस के मैं लूंगा। 30 सेशन किस प्रकार से डिवाइड होंगे, शुरुआत के जो आपके सेशन देखने को मिलते हैं, शुरुआत के आपके जो सेशन होंगे जिसके अंदर 10 सेशन जो आपको देखने को मिल जाएंगे, शुरुआत के 10 सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीएनएस को टारगेट करेंगे। बाद के 5 सेशन आपके बीएनएसएस को टारगेट करेंगे, 5 सेशन आपके बीएनएसएस को टारगेट करेंगे और बाकी के 15 सेशन आपके माइनर एक्ट को टारगेट करेंगे। 15 सेशन आपके किसको करेंगे, आपके माइनर एक्टों को टारगेट करेंगे। ये हमारा पूरा थ्योरम रहने वाली है। तो आज आपकी क्लास नंबर 1 है, ये बीएनएस के क्वेश्चंस को शामिल करेगी और कंप्लीट बीएनएस को हम यहां पर करा देंगे। अगर आप तैयार हैं लाइक कर दीजिए और फटाफट हम बीएनएस के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर पार की चीजें आपको यहां देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप तैयार हैं तो बता दीजिए ये पैटर्न कैसा लगा है, ये भी आप बता दीजिए, ताकि चीजों को आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट किया जा सके। बताओ फटाफट से। नमस्ते भाई, नमस्ते। रेडी हैं आप? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है भाई, मैं अमरगढ़ से नहीं हूं, ना ही उसके पास कोई दौलतपुर गांव है, मैं वहां से नहीं हूं। कृपया करके बात को समझिए, आगे बढ़ते हैं। जो भी आप बता रहे हैं मैं उस स्थान से नहीं हूं। ठीक है, रेडी? हर हर महादेव, ओम पार्वती ही पते, हर हर महादेव। लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को। इसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं रंगारंग कार्यक्रम को। लीजिए, पहला सवाल आपके सामने है, धारा 2 के संदर्भ में पूछा गया। अगर मैं बीएनएस के बारे में पूछता हूं, एक सबसे पहले साधारण सवाल, सर बीएनएस के अंदर आपको टोटल धाराएं कितनी देखने को मिलती हैं? टोटल आपको कितनी धाराएं बीएनएस में देखने को मिल जाती हैं? टोटल धाराएं कितनी हैं? तो आप बताएंगे सर बीएनएस के अंदर जो टोटल धाराएं हमें देखने को मिल जाती हैं, वास्तविकता में टोटल धाराएं 358 हैं। भागों की संख्या करूं तो सर भाग इसमें 20 हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं धारा 2 की, जो कि परिभाषा की चर्चा कर रहा होता है, परिभाषा की चर्चा कर रहा होता है, शिशु 18 वर्ष से
कम आयु का व्यक्ति होता है। बहुत बढ़िया। शिशु जो होता है वो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होगा, तभी वह शिशु कहलाएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है। जीव जंतु में मानव और अन्य सभी जीव शामिल है। मानव शामिल नहीं है, मानव के लिए अलग है, जीव जंतु में अन्य सभी जीव शामिल है। बट यह स्टेटमेंट गलत हो गया। जीव जंतु में मानव शामिल नहीं होता, जीव जंतु में बाकी जंतु शामिल है, मानव जीव जंतु नहीं होता, है ना। चलिए, कूटकरण का उद्देश्य धोखा देना होता है। हाँ जी, काउंटर फीटिंग का मतलब होता है धोखा देना। यह स्टेटमेंट भी सही हुआ। अब यहां पे पॉइंटर की बात करूं, शिशु आपको किस परिभाषा में देखने को मिलता है? धारा 2 के 10 में आपको शिशु देखने को मिलता है। धारा 2 के 10 में आपको देखने को मिलता है शिशु का उल्लेख है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली आपका हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर है सी। पहले सवाल का आंसर है सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय न्याय संहिता के अंदर वो भारत के बाहर किन परिस्थितियों में लागू हो सकती है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 भारत के बाहर किन परिस्थितियों में लागू होगी? मतलब बीएनएस क्या भारत के बाहर भी लागू हो सकती है? अगर यह भारत के बाहर लागू हो सकती है तो ऐसा किस धारा में लिखा हुआ है? तो बीएनएस भारत के बाहर भी लागू हो सकती है, धारा 1 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? तो बीएनएस भारत के बाहर भी लागू हो सकती है, यह चीज हमें धारा 1 में देखने को मिल जाएगा कि धारा 1 में लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन मौजूद ही नहीं है, कंप्लीट इंटरनेट पे ये सवाल मौजूद नहीं है। अगर मैं बात करता हूं इन विच सर्कमस्टेंसेस भारतीय न्याय संहिता 2023 जो होगी अप्लाई होगी, भारत के बाहर भी अप्लाई होगी, वो परिस्थिति कौन सी होंगी देखते हैं। भारतीय नागरिकों के द्वारा विदेश में अपराध करना, अगर ऐसा होता है तो लागू होगी। भारत में पंजीकृत जहाज या वायुयान पर अपराध होना, यह भी उपस्थिति हो सकती है। भारत के कंप्यूटर संसाधन पर बाहर से साइबर हमला होना, तब भी बीएनएस लागू हो सकती है। सर, तीनों ही परिस्थिति के अंदर बीएनएस लागू होगी। इनमें से कोई भी परिस्थिति अगर क्रिएट होती है तो बीएनएस लागू होगी। ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा सभी इसके अंदर शामिल होंगे। इन तीनों ही परिस्थिति के अंदर बीएनएस लागू हो सकती है। बीएनएस किस तारीख से लागू है? कौन सी ऐसी धारा है जो लागू नहीं हुई थी, इसके बारे में बताइए। सर, बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू है। अगर मैं बात करता हूं तो बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू है, 2024 से लागू हुई है। लेकिन एक धारा जो लागू नहीं हो पाई, कौन सी है उसके बारे में बताइए। अच्छा, कहां कहां लागू है? संपूर्ण भारत पर लागू है। संपूर्ण भारत पर यह लागू आपको देखने को मिल जाएगी। बट एक ऐसा भी स्थान है जहां पर यह लागू नहीं हो पाई, उसके बारे में भी चर्चा कर दीजिए, कहां पर लागू नहीं हो पाई। सिर्फ वास्तविकता में अगर देखा जाए संपूर्ण भारत पर है, लागू है, बट एक ऐसा स्थान है जहां पर यह लागू नहीं हो पाई है। हिट एंड रन का केस है, 106 का क्लॉज सेकंड। याद रखेंगे? बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल ये रहा, तीसरे नंबर का सवाल है, बेईमानी किस स्थिति में मानी जाएगी? अच्छा, बेईमानी हुई है जी, हम तो कह देंगे कि बेईमानी हुई है। तो हम कब कहेंगे कि बेईमानी हुई है? अगर आपसे कहा जाए कि बेईमानी हुई है तो ये बेईमानी आप कब कहेंगे? बेईमानी कब आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए। अच्छा, बेईमानी को लेकर अगर मैं बात करूं तो बेईमानी किस धारा में उल्लेखित है? बेईमानी का सेक्शन भी मुझे बता दीजिए। बेईमानी किस सेक्शन के अंदर उल्लेखित है? उपधारा बताइए। धारा 2 में है, ये सब जानते हैं, लेकिन उपधारा कौन सी है वो आप बताएंगे। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं जब कोई कार्य कानून विच इज एक्ट इज लीगली वैलिड, अगर कोई चीज कानूनी तौर पर सही है तो वो वैध कार्य कहलाएगा। ठीक है। अवैध क्यों कहलाएगा? जब किसी को केवल चेतावनी दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करे, चाहे नुकसान ना हो, ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने या किसी को अनुचित हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई काम किया जाए, जब ऐसा काम किया जाए कि किसी को हानि होगी या मुझे फायदा होगा, यह चीज क्या होती है? यह चीज बेईमानी कहलाती है। यह चीज क्या होती है? सर, यही चीज बेईमानी कहलाती है। और यह आपको देखने को मिलता है धारा 2 के 7 में देखने को मिल जाता है। सेक्शन 2 के 7 में देखने को मिलता है। धारा 2 के 7 में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, धारा 1 के अनुसार अगर मैं पूछूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन बीएनएस 1, विशेष या स्थानीय कानूनों पर भारतीय न्याय संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई स्पेशल एक्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, इफेक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता ऑन स्पेशल लोकल लॉज, अगर कोई स्पेशल लोकल लॉ है तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई स्पेशल लोकल लॉ आपको देखने को मिलता है तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है, बताओ फटाफट से। स्पेशल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे स्पेशल लॉ आपको देखने को मिलता है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये बीएनएस के अलग है ना।
बीएनएस के अलग है। तो इस पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या वह कंटिन्यू अप्लाई होंगे, इंडिपेंडेंटली अप्लाई होंगे या फिर अप्लाई नहीं हो पाएंगे? सर अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत, सर वे निरस्त नहीं होंगे, कभी निरस्त नहीं होंगे। अब निरस्त कैसे हो जाएंगे, स्पेशल लॉज हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। सर वे स्वतंत्र रूप से लागू होंगे। बीएनएस अतिरिक्त तौर पर उनके साथ काम करेगा, उनको खत्म नहीं करेगा। डायरेक्टली वो उनको खत्म नहीं करेगा, वह उनके साथ साथ अपने आप को शामिल करेगा। उदाहरण दीजिए, दहेज के संबंध में आपको देखने को मिलता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन दहेज हत्या बीएनएस में भी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जैसे दहेज हत्या है तो दहेज हत्या बीएनएस में भी है, दहेज हत्या बीएनएस के 80 में भी है, वहां दहेज का उल्लेखीकरण भी है। तो दहेज का उल्लेखीकरण वहां भी है और यहां भी है, दोनों में कंपैरेटिवली चीजें रहती हैं, ये खत्म नहीं कर सकता, साथ साथ लागू हो जाते हैं। ठीक है, अब लाइक भी कर लो, वह क्या करोगे, वह क्या करोगे, आगे बढ़ो। 5वां सवाल, धारा 2 की परिभाषा आपको देखने को मिलती है। परिभाषाओं के संबंध में सवाल है। न्यायाधीश केवल न्यायाधीश को संदर्भित करता है, न्यायाधीश निकाय को संदर्भित नहीं करता। कोर्ट रेफर ओनली ए जज नॉट ए जुडिशियल बॉडी। मृत्यु का अर्थ केवल मानव मृत्यु है। बेईमानी का अर्थ अनुचित लाभ या अनुचित हानि पहुंचाने का उद्देश्य है। बेईमानी कर रहा है जी कोई, पता लग गई कि कोई बेईमानी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सीधे तौर पर भैया हानि पहुंचाई जा रही है, सीधे तौर पर केवल और केवल हानि पहुंचाई जा रही है। इसके बारे में चर्चा चल रही है, फटाफट बताइए इसके बारे में सही जवाब मुझे बताओ। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से। इसके लिए बीएनएस भी बता दीजिए, क्योंकि इन सबके लिए बीएनएस बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इन सबके लिए बीएनएस भी आप बताते चलेंगे कि सर इसके लिए आपके बीएनएस आपको कौन सी देखने को मिल जाती है, वो भी आप बताते चलो कि सबके लिए कौन कौन सी बीएनएस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यार ये भी तो जरूरी है, क्या कहते हो? हाँ जी जरूरी है, तो भाई तभी तो मैं पूछ रहा हूं, जरूरी ना होता तो मैं पूछता ही क्यों है भाई, बता नहीं रहे हो कतई भी, है गलत बात है। देखो 2 का 16, धारा 2 का 16 जो होता है वो न्यायाधीश को बताता है। वो कहता है न्यायालय का मतलब होता है न्यायाधीश प्लस न्यायिक निकाय, न्यायाधीश निकाय दोनों मिलकर ही न्यायाधीश बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये गलत दे रखा है। मृत्यु का अर्थ केवल मानव मृत्यु, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मृत्यु का मतलब है मानव की मृत्यु का होना। ठीक है, चलिए मृत्यु का मतलब है मानव की मृत्यु होना। डेथ आपको देखने को मिल जाएगी, वो सीधे तौर पर आपको देखने को मिलती है कि सबकी डेथ आपकी वो देखने को मिल जाएगी। डेथ मतलब डेथ आपको देखने को मिल जाएगी, वो सबकी डेथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार इसके बारे में आप याद रखेंगे, कोई समस्या यहां पर भी आपकी नहीं होगी। और बेईमानी का अर्थ है अनुचित लाभ लेना, हानि पहुंचाना। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि बाबू इसका मतलब दोनों से है, ये कह रहा है एक से है। स्टेटमेंट होगा दूसरा और तीसरा, ओनली सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट शामिल नहीं होगा। आगे बढ़िए। कार्य एक्ट की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में इसके अनुसार क्या है? कार्य शब्द का मतलब क्या है? धारा 2 का 1, सबसे पहला धारा 2 का 1 मुझे बता दीजिए। एक्ट का मतलब क्या है? कोई कार्य क्या है? कार्य की परिभाषा क्या है? बताओ, कार्य की परिभाषा क्या है? सर कार्य की परिभाषा ये होती है कोई एक काम किया जाए, या इसको ऐसे लिखा जाता है सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, ये सब एक कार्य कहलाएगा। जैसे किसी के अंदर एक लठ मारना, या किसी के मतलब लठ बजाते चले जाना, 20-30 लठ फेर देना किसी पे, तो यही आपको देखने को मिलता है। अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, इसको एक्ट कहा जाता है। इस टर्म को एक्ट बताया जा सकता है। धारा 2 के 1 में यही लिखा हुआ है, एकल कार्य या एक कार्य की श्रृंखला, यह आपकी एक्ट कहला सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल 7वां, अवैध इलीगल किसे कहा जाता है? क्या चीज अवैध होगी? इलीगल टर्म का मतलब क्या है? आपसे कोई कहता है कि भैया इलीगल काम कर दिए हैं, इलीगल काम का मतलब क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इलीगल का मतलब आपके हिसाब से क्या आपको देखने को मिल जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल? इलीगल का मतलब आपका क्या होगा? फटाफट इसके बारे में आप मुझे बताइए कि सर जी इलीगल काम कर रहा है कोई, तो उसके बारे में फटाफट आप मुझे बताओ। ठीक है, फटाफट आप मुझे बताएंगे। है कहां पे लीगल इलीगल? अबे धारा 2 का 15 है इलीगल। इलीगल के बारे में बताया गया, धारा 2 का 15 आपको देखने को मिल जाएगा, जो इलीगल शब्द को परिभाषित करता है। द कंसीडर्ड इलीगल टर्म, इलीगल टर्म जो आपका होता है धारा 2 के 15 में लिखा हुआ है। केवल अपराध, केवल वह कार्य जो सिविल कार्यवाही का आधार बने। कोई भी कार्य जो अपराध हो, कानून द्वारा निषिद्ध हो, सिविल कार्यवाही का आधार बने, वो आपका इलीगल है। मतलब यार देखो,
कोई काम है वो क्राइम है, कोई काम है जिसको करने से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कोई काम है जो सरकार ने करने के लिए मना किया हुआ है, ये सब काम इलीगल है, सब इलीगल काम है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार डॉक्यूमेंट की परिभाषा आप मुझे बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट की परिभाषा मुझे बताइए। फॉरबिडन बाय लॉ, अगेंस्ट द रूल, ठीक है। चलिए इसके बारे में फटाफट आप बताएंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में आप फटाफट बताइए। बताओ दस्तावेज का मतलब क्या है? सर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है, धारा 2 के 8 में है, धारा 2 के 8 में आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट सभी प्रकार से है, कोई भी दस्तावेज जो एक अर्थ बनाए, कोई भी शब्द जो एक अर्थ बनाए, डिजिटल भी हो सकता है, डिजिटल भी आपको देखने को मिल सकता है कि डिजिटली भी कोई काम किया जा रहा है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो केवल लिखित पत्र है, केवल कागज पर लिखित पत्र है, किसी भी सामग्री पर अंकित सूचना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। परफेक्ट। इसमें लिखा हुआ है कोई भी लिखित काम या कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, क्या करेंसी का नोट, क्या ये सब के सब आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ये सब भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है। चलिए सर ये सवाल जो एक बच्चा कह रहा है, सर सेम सवाल सीपीयू में पूछा गया है। भाई साहब ऐसे जोर जोर से मत बोलो, चेयरमैन साहब ने सुन ली तो मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा सकता। समझ क्यों नहीं रहे तुम? ठीक है आगे हम बात करते हैं। जीव जंतु एनिमल का अर्थ क्या है धारा 2 के अनुसार? देखो जीव जंतु एनिमल का यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि आप भी हैं, आप भी तो जीव जंतु हैं। बताइए क्या आप जीव जंतु हैं? अगर मैं सच बताऊं तो आप जीव जंतु के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो आप जीव जंतु के अंतर्गत नहीं आते हैं, आप एनिमल वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। आपके परिवार में जो आपके माता पिता हैं वो अगर आपको ऐसा कहते हैं तो गलत बात है, उनको मना कीजिए कि वो आपको एनिमल ना कहा करें। ठीक है, लेकिन फटाफट इसके बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है फटाफट बताओ, आपको एनिमल से पूछा जा रहा है, एनिमल का अर्थ क्या है एज पर सेक्शन 2? घर वाले आपको एनिमल कहते हैं, उनसे मना कीजिए, मना कर दीजिए कि हम एनिमल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप महा एनिमल हो। ठीक है, देखिए मानव से भिन्न जितने भी सभी जीवित प्राणी हैं, एवरी लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन, वो सब आपके जीव जंतु हैं। लेकिन देखो कानून ने कितने बढ़िया तरीके से आपको बचाया कि आप एनिमल नहीं है। ठीक है, देखो पॉइंट ये है कि अगर मैं बायोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूं, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं, तो आप एनिमल हैं, तो आप एनिमल हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं बीएनएस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आप एनिमल देखने को नहीं मिलते। तब ऐसी परिस्थिति में आप एनिमल देखने को नहीं मिलते, उसके बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बिना परेशानी के याद रखिएगा। हाँ जी, हाथी है ये, एनिमल नहीं है। चलिए, भारतीय न्याय संहिता में सरकार का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग टू द बीएनएस? जब मैं बीएनएस पढ़ा रहा हूं तो मैं सरकार के बारे में पूछता हूं कि सरकार का मतलब आपसे क्या है, तो सरकार के बारे में आप क्या बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय द गवर्नमेंट? धारा 2 के 12 में है। ठीक है, धारा 2 के 12 में आपको गवर्नमेंट देखने को मिलती है। धारा 2 का 12, धारा 2 का 12 गवर्नमेंट है। भारत सरकार, राज्य सरकार, सर ये समुचित सरकार होती है। भारत सरकार और सभी राज्य सरकार इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट भी इसी में शामिल होती है। तो इन सभी को मिला के ये चीजें आपकी क्रिएट होती हैं, सब मिला के इसमें कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, कूटकरण, काउंटर फीटिंग की सही परिभाषा कौन सी है? काउंटर फीटिंग का मतलब होता है किसी चीज की नकली चीजें बनाना। ठीक है, किसी की कॉपी करना, नकली बनाना। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो मूल विधि की भी कॉपी कर ले रहे हैं जी, यही तो बात है। तो वही तो काउंटर फीटिंग है। तो वही चीज आप समझना, काउंटर फीटिंग का मतलब होता है नकल करना। और नकल किस कारण से करना? नकल करना, और नकल करने के पीछे कारण क्या रखा जाता है? सर नकल करना, और रीजन इसके पीछे क्या है? बेईमानी। ठीक है, बेईमानी, बेईमानी करना, बेईमानी के लिए नकल करना। ठीक है, कॉपी करना। ठीक है, कि हाँ क्लास लगाई जाना, बताओ फटाफट बताइए। कूटकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कूटकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप बताएंगे कूटकरण का मतलब क्या होता है? कूटकरण का मतलब आपको किस तरीके से देखने को मिलता है? फटाफट इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 लोग क्या कहेंगे कि उसने काउंटर फीटिंग कर दी? 4 लोग क्या कहेंगे उसने काउंटर फीटिंग कर दी? तो इसके बारे में याद रखेंगे, धारा 2 का 4,
धारा 2 का 4 आप याद रखेंगे, धारा 2 का 4 काउंटरफीटिंग से रिलेट करेगा। तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द काउंटरफीटिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को केवल नकल करने हेतु बनाना, किसी वस्तु को इस प्रकार बनाना कि वह दूसरी वस्तु जैसी लगे, धोखा देने के उद्देश्य से। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल, जो फ्रूडेंटली कब कहा जाता है? देखो फ्रूडेंटली और कूटकरण में थोड़ा डिफरेंस है। पहले तो सेक्शन वाइज डिफरेंस आप समझ लीजिए, वो धारा 2 का 4 है। और जो फ्रूडेंटली आपको देखने को मिलता है, जो फ्रूडेंटली आपको देखने को मिलता है, यह आपको अलग से देखने को मिल जाता है। यह धारा 2 के 9 में आपको देखने को मिलता है। यह धारा 2 के 9 में आपको देखने को मिलता है। धारा 2 के 9 में आपको देखने को मिलेगा, 2 के 9 में आपको देखने को मिलेगा। जब कार्य बिना किसी उद्देश्य से किया जाए, जब कार्य कपट करने के उद्देश्य से किया जाए, यही चीज आपको फ्रूडेंटली बिहेवियर देखने को मिलती है। फ्रूडेंटली बिहेवियर यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसके बारे में याद रखेंगे। जोरदार। स्थानीय विधि लोकल लॉज किसे कहा जाता है? लोकल लॉज के बारे में पूछा जाता है, कौन से आपके लॉज लोकल लॉज कहलाते हैं? जो एक निर्धारित क्षेत्र में लागू होते हैं वही लोकल लॉज है। जो ऐसे अधिनियम होते हैं जो एक निर्धारित क्षेत्र में लागू होते हैं वही तो लोकल लॉज कहलाते हैं। अब इन्हीं के बारे में आपको बताना है कि लोकल लॉज के बारे में। देखो याद रखना, आप लोकल आदमियों से कब मिल पाएंगे, आप अपने क्षेत्र में कब घूम पाएंगे? जब 18 वर्ष के हो जाएंगे। उससे पहले आप लोकल आदमियों से नहीं मिल पाएंगे। तो अगर मैं लोकल आदमियों से मिलने की बात करूं, धारा 2 के 18 लोकल आदमियों से मिल पाएंगे। धारा 2 का 18 यही आपकी बात करता है लोकल लॉज के बारे में। इसका मतलब है वह विधि जो किसी विशेष क्षेत्र में लागू हो, एक लोकल क्षेत्र में, लॉ एप्लीकेबल इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया, जो एक भारत के स्पेसिफिक पार्ट में लागू होता है, वही लोकल लॉ कहलाता है। जब भैया क्या कहलाता है? लोकल लॉ कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। यही तो चीजें मुझे चाहिए आपसे, शाबाश, बहुत बढ़िया। उपधारा 18 है, बहुत बढ़िया जी। अपराध की परिभाषा के अनुसार सही विकल्प को चुनिए। आपसे पूछा जा रहा है अपराध क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। आपको बताना है कि ऑफेंस आपको क्या देखने को मिल जाएगा। अपराध क्या है, ऑफेंस के बारे में बताइए। 18 मैंने पूछा, अब मैंने 24 पूछ लिया। धारा 2 का 24 मुझे बता दीजिए अपराध क्या होता है। धारा 2 का 24 में अपराध लिखा हुआ है वह कृत्य जो केवल नैतिक रूप से गलत हो, वह कृत्य जो संहिता के तहत दंडनीय है, केवल हत्या और डकैती जैसे अपराध, केवल सिविल मामलों में लागू अपराध। एक बात बताइए, अपराध अपराध है? सर जी हमने किसी को 9 सेकंड से ज्यादा देख लिया, क्या ये अपराध है? हाँ अपराध है भाई साहब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर मैं बात करता हूं सर, वह कृत्य जो इस संहिता के तहत दंडनीय है, मतलब जिसको बीएनएस में बताया जाता है कि वह ऑफेंसिव है, जिसको बीएनएस में ऑफेंसिव बताया गया, वो सब अपराध है। समथिंग विच इज ऑफेंसिव इन बीएनएस दैट इज नोन एज ऑफेंस। जो ऑफेंसिव है बीएनएस में वही ऑफेंस है। 15वां सवाल, अब धारा 2 के बारे में बात करता है। 15वां सवाल धारा 2 के बारे में बात करता है। विश्वास करने का कारण का अर्थ केवल संदेह से किसी बात को मान लेना है। रीजन टू बिलीव मीन्स बिलीविंग समथिंग ओनली बाई सस्पिशन। रीजन टू बिलीव सस्पिशन से रिलेट ही नहीं करता। मतलब मैं आपको बताऊं, रीजन टू बिलीव कभी भी सस्पिशन से रिलेट ही नहीं करता। रीजन टू बिलीव इसमें होता ही नहीं है। रीजन टू बिलीव जैसी जो कंडीशन है वो इसके अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, चलिए, सस्पिशन नहीं होता यार इसमें। ये धारा 2 का 29 है, मुझे खूब बढ़िया तरीके से पता है कि ये धारा 2 का 29 है और इसमें सस्पिशन नहीं होना चाहिए, सस्पिशन नहीं होना चाहिए। स्पेशल लॉ जो एक विशेष विषय पर लागू होता है। मूल्यवान प्रतिभूतियां ऐसे दस्तावेज जो किसी विधिक अधिकार सृजित या समाप्त किया जा सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है डॉक्यूमेंट दैट कैन क्रिएट और एक्सटिंग्विश ए लीगल राइट। हाँ, जैसे आपका 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट है, वो भी एक प्रकार से आपसे क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। पहला नहीं हो सकता इसमें, केवल दूसरा और तीसरा आंसर है। केवल दूसरा और तीसरा आपको आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए एक ज़रूरी सूचना। ठीक है, एक ज़रूरी सूचना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप तक मैं साझा कर देना चाहूँगा। देखो अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है, ठीक है, हमारा जो चैनल है
यही एक चैनल आपको देखने को मिलता है, हमारा YouTube का एक यही चैनल आपके समक्ष आपको देखने को मिलता है जो हमारा चैनल है। दूसरा हमारा सिलेक्शन वे है जो हमारा चैनल है, एक ये हमारा चैनल है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हमारा जो इंस्टाग्राम है वो जीतराना.77, स्पेसिफिकली यही हमारा इंस्टाग्राम है जो आपको यहां देखने को मिलता है, जीतराना.77। टेलीग्राम भी हमारा यही है जो एकमात्र चैनल आपको देखने को मिलता है, ये वाला, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा अगर आप कहीं और देख रहे हैं, अगर आप किसी और इंस्टा से जुड़े हुए हैं तो वो हमारा चैनल नहीं है। अभी विशेष तौर पर यह जानकारी मैं आपके पास तक इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी कई सारे कुछ इस तरीके के चैनल बन चुके हैं, पहले भी इस प्रकार के इश्यूज हैं, अभी भी कुछ नए चैनल्स क्रिएट हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल यही है स्पेसिफिक, टेलीग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर ये वाला है जीतराना.77 और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन अपना है। इसके अलावा बाकी चीजें अपनी नहीं है, ठीक है। अपना नुकसान ना करें, ध्यानपूर्वक इन बातों को समझे, मैं सख्त तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। अगर कोई और बच्चा इस तरीके से क्रिएट कर रहा है तो स्पेसिफिकली बताए, ठीक है, हमें कनेक्ट करे, उसके बाद वो इस तरीके से करे, ठीक है। नहीं भाई, आगे बढ़िए। अगला सवाल, विशेष विधि स्पेशल लॉ किस प्रकार की विधि है? विशेष लॉ स्पेशल लॉ किस प्रकार की विधि है जो किसी विशेष विषय पर लागू होती है? यही स्पेसिफिक लॉ आपके कहलाते हैं, स्पेशल लॉ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला, क्षति हार्म के अंतर्गत क्या आता है? आपने किसी को क्षति पहुंचा दी, हार्म कर दिया, तो यह आपको किस प्रकार की क्षति देखने को मिल जाती है? क्षति के लिए सेक्शन का भी पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्षति के लिए आपसे सेक्शन भी पूछा जा सकता है कि हर्ट अगर कोई किया जा रहा है, क्षति पूछी जा रही है, तो इसके अंदर करेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्षति के बारे में पूछा जा सकता है। धारा 2 का 14 इंजरी बताता है ना, इंजरी तो पूछा, धारा 2 का 14, धारा 2 का 14 तो इंजरी है, इंजरी आपको देखने को मिल जाएगा ना। लेकिन ये क्षति यानी हार्म के बारे में पूछ रहा है, हार्म के बारे में बताएंगे, ठीक है, हार्म के बारे में आप बताएंगे बिना परेशानी के। फटाफट बताओ, ठीक है, फटाफट आप बताइए बिना किसी परेशानी के, ठीक है, बताइए। ये इंजरी में ही आ जाएगा, हार्म में ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 2 के 14 में आ जाएगा, सेम ही है यार, सेम है। शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई कोई भी हानि आपकी क्षति हो सकती है। इंजरी के ऊपर मानहानि का केस ठोका जा सकता है, धारा 356, ठीक है। आपको मैं बता दूं BNS 356 इस पे काम कर देता है। अगर किसी भी प्रकार की क्षति होती है और वह संपत्ति, ख्याति या आपके मन को होती है, दिमाग की दही हो जाती है या ख्याति को आपकी कोई परेशानी होती है, BNS 356 के माध्यम से इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप सही हैं तो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा 18वें नंबर का, न्यायालय की परिभाषा किन परिस्थितियों में लागू होती है? कोर्ट की परिभाषा किन परिस्थितियों में लागू होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोर्ट के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए कोर्ट के बारे में आप बताएंगे। फटाफट बताओ, कोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में तगड़े तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। किन परिस्थिति में लागू है? नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाई पंकु, ठीक है। क्यूट बॉय, जब न्यायाधीश व्यक्तित्व कार्य करे, अब वो कोर्ट नहीं हो सकता। जब न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कर्तव्य का पालन कर रहे हो वही कोर्ट होगा। जब न्यायाधीश राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकता, जब न्यायाधीश निजी व्यवसाय क्यों ही करेगा? भाई रोक है, निजी व्यवसाय तो वैसे भी नहीं कर सकता। धारा नहीं, आर्टिकल 125 क्लॉज 7, 124 क्लॉज 7 स्पेसिफिक तौर पे कहता है कि वो कोई निजी काम नहीं कर सकता इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। आपसे पूछा गया क्षति के अंदर क्षति में केवल शारीरिक चोट शामिल होती है, क्या यह सही है? मानसिक ख्याति और संपत्ति का नुकसान क्षति की परिभाषा से बाहर है। अब मुझे बताइए, इसके बारे में मुझे बताइए, मजा आ जाएगा अगर आप में से कोई बच्चा इसका सवाल का जवाब दे दे, मजा आ जाएगा। धारा 2 का 14 है ये, धारा 2 का 14 आपको देखने को मिलता, मजा आ जाएगा। फटाफट मुझे बताइए। जय श्री कृष्ण भाई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत समस्या? नहीं जी, नहीं जी, आप मुझे बताइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अगर मैं बात करता हूं क्षति धारा 2 के 14 में, इसमें शारीरिक चोट शामिल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। मानसिक ख्याति और संपत्ति क्षति की परिभाषा के भीतर है ना कि बाहर, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। यह गलत करने में आपके हाथ पैर कांपते होंगे, बट याद रखना दोनों गलत है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा,
वचन सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में बात की जा रही है। वचन के बारे में पूछ रहा है कि वचन है सिंगुलर या प्लूरल के संबंध में कौन सा सही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सिंगुलर या प्लूरल के बारे में कौन सा सही आपको देखने को मिलता है, ये धारा 20 की चर्चा कर रहा है, सॉरी यह सवाल 20 की चर्चा कर रहा है, जिसके हम वचन के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट आप बताएंगे इसके बारे में, क्या परेशानी आपको लग रही है इसके बारे में आप बताइए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखो सवाल नंबर 20, धारा 2 का उपधारा 22, धारा 2 उपधारा 22, धारा 2 की उपधारा 22 आपको देखने को मिलती है। वचन सिंगुलर एंड प्लूरल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके संबंध में पूछा है कौन सा सही है। एक वचन में बहुवचन शामिल नहीं होता, बहुवचन में एक वचन शामिल नहीं होता, एक वचन में बहुवचन, बहुवचन में एक वचन, दोनों शामिल होता है। करेक्ट है, ठीक है, आपस में ये इंक्लूडेड यूज होता है। ठीक है, चलिए दोनों ही यूज आपको देखने को मिलते हैं, एक वचन बहुवचन, बहुवचन में एक वचन, दोनों ही आपके शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला सवाल जे रहा, स्वेच्छा वॉलेंटरी का अर्थ क्या है। आप अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं, उसको वॉलेंटरीली कहा जाता है, इसका मतलब आप मुझे बताइए। वॉलेंटरीली आपके सामने शब्द आता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए कौन सा शब्द आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए, क्या कोई समस्या इसके अंदर होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बताइए। ठीक है, फटाफट बताओ। देखिए 3 लोग अपने अपना काम कर रहे हैं, 3 लोग इधर 3 लोग इधर, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यही तो चाहिए, यही तो वॉलेंटरीली काम है। लल्ला देखो धारा 2 का 33 जो है ना, धारा 2 का 33 जो है वही वॉलेंटरीली काम होता है। जब कार्य अनजाने में किया जाए बिल्कुल नहीं, जब कार्य किसी के अन्य के दबाव में किया जाए, दबते तो है ही ना माट साहब, जब कार्य जानबूझकर और अपनी इच्छा से किया जाए, यही चीज स्वेच्छा है। स्वेच्छा से मुझे एक और इच्छा याद आ गई। आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो मुझसे यूपी जीके पढ़ना चाहते हैं? आप मुझे जरूर बताइए कितने छात्र हैं जो मुझसे यूपी जीके पढ़ना चाहते हैं। मैं यूपी जीके को कंप्लीटली फ्री कर रहा हूं यूट्यूब पर। मैं आपके 10 लेक्चर दूंगा और 10 लेक्चर्स में यूपी जीके खत्म हो जाएगी। आगे आने वाले 5 सालों तक ऐसी यूपी जीके ना इतिहास में कभी हो पाई है, ना आगे भविष्य में हो पाएगी। तो आगे आने वाले 5-6 साल तक के लिए बात भूल जाइए, ऐसी यूपी जीके कभी होगी। वो वीडियो आगे आने वाले 5 साल के लिए काम करेगी। ठीक है, तो वो मुझे बता दीजिए यूपी जीके आप में से कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे जरूर बताना, फटाफट बताइए। आगे हम बात करते हैं। क्यों भाई करुण, सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस कब मानी जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे, जब किसी वैध हकदार को अवैध साधनों से उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। भाई हानि पहुंचानी है। देखो इसमें क्या होता है, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस, ये 2 प्रकार से जाना जाता है। रॉन्गफुल गेन जो होता है प्राप्ति होती है गलत प्रकार से, लॉस किसी दूसरे को दिया जाता है गलत प्रकार से। तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल हानि के बारे में बात करें तो यह चीज आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में आप मुझे बताइए, सदोष लाभ या सदोष हानि की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, सदोष लाभ या सदोष हानि की बात यहां पर की जा रही है। इसके बारे में हमेशा याद रखना, कोई समस्या आपको इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। फटाफट आप मुझे बताइए, फटाफट आप मुझे बताइए, सदोष लाभ या सदोष हानि आपको देखने को मिलती है। 36 और 37, बीएनएस 36 होता तो रॉन्गफुल गेन होता, बीएनएस 36 होता तो रॉन्गफुल गेन होता। क्या होता भाई? रॉन्गफुल गेन होता। ठीक है, और बीएनएस 37 है तो ये रॉन्गफुल लॉस है। इसका मतलब है जब किसी वैध हकदार को अवैध साधनों से उसकी संपत्ति से वंचित किया जाए। ठीक है, संपत्ति क्यों छोड़ दे, प्राकृतिक कारणों से नष्ट क्यों हो जाए, क्यों हो जाए, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, चलिए तो इसके अंतर्गत भी चीजों को समझिएगा, इसके अंतर्गत भी चीजों को समझिएगा, बिना किसी परेशानी के आप देखेंगे चीजों को। आगे हम बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल। जब कोई शब्द भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित नहीं है लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है, तो उसे कैसे समझा जाएगा? धारा 3 का ए बहुत जोरदार है जी। धारा 3 का ए बड़ा जोरदार है, वो इसके बारे में चर्चा करता है। धारा 3 का ए बड़ा जोरदार है जो इस बारे में चर्चा भी करता है। इसके बारे में आप समझिएगा, धारा 3 का ए बड़ा जोरदार सा भी है और इस बारे में चर्चा भी करता है। ठीक है, फटाफट बताओ इसके बारे में, फटाफट इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो फटाफट बताइए। देखो एक ना आपको देखने को मिलती है जो आईटी एक्ट आपको देखने को मिलता है, आईटी एक्ट का एक धारा 21 है जो इस बारे में चर्चा करता है। दरअसल मैं आपको बताऊं उसका अर्थ यह होगा कि
अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार जो भी दिया है वो रहेगा। ये चीज कहां लिखी हुई है? सिर्फ धारा 3 में लिखी हुई है। हमारा जो बीएनएस का धारा 3 है उसमें ये चीज लिखी हुई है, क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई ऐसा काम है, ठीक है, अगर कोई ऐसी परिभाषा है जो किसी अन्य अधिनियम में लिखी हुई है तो वह पूरी तरीके से काम कर जाएगी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं आईटी अधिनियम आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे? आप सर्च करेंगे आईटी एक्ट बाय जीत राणा, आपको मिल जाएगा। आपके मन में कोई भी दिक्कत होती है आप सर्च कीजिए सीधा, कोई भी अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बाय जीत राणा, एंशिएंट हिस्ट्री बाय जीत राणा, ये सब चीज आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। आवाज तो आ रही होगी भाई, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत नया प्रावधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023? कौन सी ऐसी चीज है जो पहली बार यहां पर दिखाई गई है? ठीक है, पहली बार आपको देखने को मिली है। मृत्युदंड पहले से है, ये 20 अपराधों में दिया जा सकता है। पूछा गया है ये भी, कितने अपराधों में? 20 अपराधों में, सीजीएल में आया था। बता नहीं सकता वरना चेयरमैन साहब माइंड में एम चले हैं, टॉप का टीम चले। लाइफ इंप्रिजनमेंट पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जुर्माना तो हर में देखने को मिलता है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा पहली बार आपको देखने को मिला है। इस प्रकार के दंड के बारे में व्याख्या पहले नहीं की गई थी, लेकिन सामुदायिक सेवा एक दंड की भांति आपको देखने को मिल जाता है। सामुदायिक सेवा एक दंड की भांति आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे सामुदायिक सेवा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, धारा 11 के अनुसार एकांत परिरोध किस प्रकार की सजा के साथ जोड़ा जा सकता है? एकांत परिरोध धारा 11 में दिया गया है। धारा 11 में दिया गया एकांत परिरोध में क्या होता है? अकेले रखना, इसको बोलते हैं काल कोठरी में डालना। काल कोठरी में डालना, काल कोठरी में डालना। ठीक है, आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी अन्य से भी नहीं मिल सकते, यह आपका होता है एकांत परिरोध जिसको कहा जाता है। एकांत परिरोध जिसको कहा जाता है। तो धारा 11 के अंदर लिखा हुआ है अगर 6 महीने से अधिक की सजा है तो 1 महीने तक क्या एकांत परिरोध मिल सकता है। राम राम भाई, राम राम। ठीक है, देखो इसमें बहुत क्लियर है कि यह केवल कठिन कारावास के समय रिगोरस इंप्रिजनमेंट पर ही दिया जा सकता है। इसकी भी लिमिटेशन है। अगर सजा 6 माह तक की है, 6 माह तक की सजा है तो उसमें 1 महीने तक का, 1 माह तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। केवल 1 माह तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। लेकिन अगर सजा जो है 6 महीने से 1 साल है तो 2 महीने, 6 माह से 1 साल है तो इसमें दिया जा सकता है, ये 2 महीने तक दिया जा सकता है। अगर 1 साल से ज्यादा सजा है, 1 साल से प्लस सजा है तो इसके अंदर दिया जा सकता है 2 महीने से अधिक 3 माह दिया जा सकती है सजा। लेकिन भाई साहब एकांत परिरोध की जो सजा हो सकती है वो 3 महीने से अधिक नहीं दी जा सकती। अगला सवाल, धारा 16 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश के निर्णय का पालन करते हुए कार्य करता है तो क्या होगा? देखो मैं आपको बताता हूं न्यायालय के आदेश का पालन कैसे होता है। न्यायालय ने आदेश पारित करा कि किसी की जो जमीन है वो सरकारी जमीन बन जाएगी, मिल गया आदेश। अब कोई पुलिस वाला जमीन पर कब्जा करने के लिए आता है और एक व्यक्ति ने सीधी गाड़ी की टक्कर पुलिस वाले में मार दी। क्यों? कि पुलिस वाला उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा था, पुलिस वाला उनके साथ हिंसा कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बताइए? ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? क्या पुलिस वाले में इस प्रकार से टक्कर मारना ठीक है? कल को आप जब दरोगा लगोगे क्या ये चीज सही है? नहीं, ये चीज गलत है, अपराध नहीं माना जाएगा। यदि उसे विश्वास है कि आदेश वैध है, अगर पता है उसे कि ऑर्डर लीगल है तो यह आदेश वैध होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, याद रखना, लॉफुल होना चाहिए बस। धारा 22 के अनुसार पूछा गया, धारा 22 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकृति के कारण यह नहीं समझ पा रहा है कि वह क्या कर रहा है तो क्या होगा? मतलब एक आदमी है जिसने पी ली, ठीक है, तो अगर पीने के बाद अगर कोई आदमी कोई ऐसा काम कर देता है जो कि उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या कर दिया, क्या यह अपराध होगा? क्या यह अपराध होगा? इसके बारे में बताइए। ठीक है, मानसिक रोगी के बारे में बात चल रहा है, पीने की बात है नहीं, अनसाउंड व्यक्ति की बात चल रही है, मानसिक रोगी की बात चल रही है, टॉक्सिकेशन नहीं है, टॉक्सिकेशन नहीं है, मानसिक स्थिति की बात चल रही है। ठीक है, चलिए। सर जी आर्मी में सिलेक्शन हो गया बट आपकी क्लास इंपोर्टेंट है। अमित का ऐसा कहना, अमित मेरा लल्ला जोरदार। ठीक है, लाइक भी करते रहो क्लास को, मतलब क्लास में बच्चे आ जा रहे हैं लाइक नहीं कर पा रहे हैं, क्या हुआ? देखो अगर मैं बात करूं धारा 22 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकृति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण यह नहीं समझ पा रहा कि वह कर क्या रहा है तो वह अपराधी माना जाएगा? वह अपराधी नहीं माना जाएगा, उसे आधी सजा मिलेगी, केवल जुर्माना नहीं, वह अपराधी नहीं माना जाएगा।
ही विल बी नॉट कंसिडर्ड गिल्टी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उसको पता नहीं है कि उसके द्वारा किया क्या गया है। नशे की हालत में होने पर भी छोड़ दिया जाता है, धारा 23 में देखने को मिलता है। अगला सवाल, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार शिशु किसे माना जाता है? आप क्या शिशु हो? नहीं सर, आप तो शिशुपाल हो क्योंकि यार तुम बहुत मजे लेते हो, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से तुम शिशुपाल हो। ठीक है गोलू, फटाफट मुझे बताओ कौन आपका शिशु होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है, किसको शिशु माना जाएगा? ठीक है, धारा 2 के अंतर्गत उल्लेखित है, धारा 2 के 10 में उल्लेखित है शिशु कौन होता है। किसमें? धारा 2 के 10 में उल्लेखित है। देखो, धारा 2 के 10 के अंदर यह बात स्पष्टीकरण से बताई गई है, अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है वो शिशु माना जा सकता है। यह धारा 2 के 10 में है। उसका जेंडर क्या हो सकता है? सर ये लिंग तटस्थ है, जेंडर की टेंशन ही नहीं है, ये लिंग तटस्थ होता है। लिंग तटस्थ है, लिंग तटस्थ आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल। इसका मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल। ये जेंडर न्यूट्रल होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, मास और वर्ष की गणना किस आधार पर की जाती है? कैलेंडर की गणना कौन सी होती है? ये बहुत बढ़िया है। बीएनएस में कैलेंडर की गणना कैसे होती है? कैलेंडर गणना कैसे होती है? कैलेंडर की गणना कैसे होती है? गणना कैसे होती है बताओ जी। बीएनएस में कैलेंडर की गणना कैसे होती है? ठीक है, फटाफट बताइए, बीएनएस में कैलेंडर की गणना कैसे होती है? तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये विक्रम संवत से होती है। सर विक्रम संवत तो हम यूज ही नहीं करते। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये शक संवत है, शक संवत है ये आपका। ये तो कनिष्क ने चलाया था, भाई कनिष्क। ठीक है, 78 एडी में चलाया गया था, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। राजा कनिष्क थे कुषाण डायनेस्टी के, कुषाण डायनेस्टी के थे। कुषाण वंश की बात करूं तो वो कुलज कडफिसिस ने शुरू किया था। इसके तीसरे नंबर के रूलर देखने को मिलते हैं। बाबू यहां ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है, जिसमें आप कहना है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वो चीज आपको देखने को मिलती है ग्रिगोरियन कैलेंडर। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, चलो अबे लाइकों को 300 के बाहर पहुंचा लो। चलो, धारा 2 के अनुसार मृत्यु का अर्थ क्या है? क्या है मृत्यु? ठीक है, होती क्या है मौत? कुछ नहीं है। मौत भी कोई चीज होती है? नहीं। जो कायर अपनी नजरों को झुका ले, जो कायर अपने आप को ना पहचाने, उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फटाफट बताइए। धारा 2 के 20 में टाइम दिया हुआ है। अरे वही ग्रिगोरियन कैलेंडर है। क्या है मृत्यु बताओ। देखो अगर हम बात बताएं, ओनली द डेथ ऑफ एनिमल, सर जानवरों की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते हैं। दरअसल यह एक केस बनता है। ठीक है, मृत्यु होती है केवल मानव की मृत्यु मृत्यु है। ठीक है, केवल मानव की मृत्यु मृत्यु है, बाकी लोगों की मृत्यु मृत्यु नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का वध भी किया जाता है। ठीक है, वध जो होता है, वध का मतलब भी होता है हत्या करना, लेकिन कहा जाता है वध एक बड़ी घटना होती है। ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। अगला सवाल, धारा 2 की परिभाषा में सही का विकल्प करिए। दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख शामिल है, करेक्ट है। कपटपूर्वक तभी माना जाएगा जब कार्य कपट के उद्देश्य से किया गया हो, करेक्ट है। सद्भावना पूर्वक का अर्थ बिना ध्यान नहीं, सद्भावना पूर्वक का अर्थ है ध्यान और सतर्कता से किया गया कार्य, बिना नहीं हो सकता। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये जो गुड फेथ वर्क होता है उसमें ध्यान और सतर्कता दोनों चाहिए। इसके अंदर ड्यू केयर, अटेंशन दोनों की जरूरत पड़ती है, वही चीज जरूरी है। ठीक है, चलिए ओके। हाँ सर, हाँ धारा 2 के 3 में चाइल्ड है और उसके अंदर 2 के 10 में जेंडर है। हाँ धारा 2 के 3 में चाइल्ड है। अच्छा मैंने लिख दिया क्या कुछ और? धारा 2 के 3 में चाइल्ड है, ये जेंडर है, ये जेंडर है भाई, जेंडर है। जेंड अबे लिख जा, जेंडर है। चाइल्ड के बारे में बात करूं 2 के 3 में है। आगे बढ़ो, अगला बताइए। 32वां सवाल, सदोष हानि उठाना, इसका मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल लूजिंग प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। सदोष हानि उठाने के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। सदोष हानि उठाना, फटाफट। देखो यार, गलत तरीके से उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाए, ये बात हम कर चुके हैं। धारा 2 का 37 है, 2 का 37 है। ठीक है, सीधी बात है, व्यक्ति को गलत तरीके से उसकी संपत्ति से निकाल दिया जाए, सदोष हानि है ये। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन आपको क्या देखने को मिलती है? अरे यार ये तो तगड़ा ही है, कॉमन इंटेंशन, इसके बारे में बताइए। कॉमन इंटेंशन के बारे में आप मुझे बताइए। सामान्य आशय
दरअसल ही मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी लिखी हुई है BNS 3/5। उसमें और भी बहुत सारे शिक्षकों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी मैं बता नहीं सकता क्योंकि इस प्रकार से बताना भी गलत है। बताओ 3/5 कब लगता है? देखो 3 का जो 5 लगता है, जो धारा 3/5 लगता है, वो लगता है केवल वह व्यक्ति जिसने अपराध किया हो। नहीं, धारा 3/5 लगता है प्रत्येक व्यक्ति जिसने समान उद्देश्य से भाग लिया हो। जो पार्टिसिपेटर भी होते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पार्टिसिपेटर जो होते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। भले ही आपने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन आप शामिल थे तो आपको बराबर का गुनहगार माना जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 34वां, भारतीय न्याय संहिता 23 के अनुसार धारा 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, धारा 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताओ। सेक्शन 6 का मतलब क्या है? सेक्शन 6 का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, फटाफट बताइए। सर सेक्शन 6 हमें यह बताता है कि जिसको भी उम्र कैद हुई है, जिसको भी उम्र कैद हुई है वो 20 वर्ष तक के लिए होती है। उम्र कैद के बारे में बात कर रहे हैं कि आजीवन कारावास की गणना का आधार निर्धारित करना है, और बताया गया है कि 20 वर्ष की होती है, कि किसी को आजीवन कारावास हुई है तो धारा 6 के अनुसार वो 20 वर्ष है। धारा 6 के अनुसार वो कितना है बाबू? धारा 6 के अनुसार 20 वर्ष है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, गेनिंग और लॉजिंग की परिभाषा किससे संबंधित होती है या किस प्रकार का अधिकार है? सर जी सदोष लाभ उठाना, हानि उठाना किस चीज का संबंध है? सर जी ये प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? प्रॉपर्टी से रिलेट करता है स्पेसिफिकली, ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। मूल्यवान प्रतिभूति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसको कहा जाता है? कोई भी दस्तावेज जो विधिक अधिकारों को सर्जित करे, ठीक है, इसी को वैल्यूएबल एसेट कहा जाता है, इसी को वैल्यूएबल एसेट कहा जाता है, ठीक है। वैल्यूएबल एसेट के बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। कोई भी ऐसा दस्तावेज है जैसे आपकी मार्कशीट है, चेक है, ठीक है, आपकी खसरा खतौनी है, ये सब जितने भी होते हैं ये आपके वैल्यूएबल आपके एसेट है। भारतीय न्याय संहिता में न्यायाधीश की परिभाषा बताइए। वह व्यक्ति जिसे कानून द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो, करेक्ट है। वह व्यक्ति जो किसी विधिक कार्यालय में अंतिम निर्णय देने का अधिकृत हो। वह व्यक्ति जो किसी न्यायिक निकाय का हिस्सा और निर्णय देने के लिए अधिकृत हो। बहुत बढ़िया, तीनों ही सही है भैया। यही होगा आपका न्यायाधीश, जज, यही होगा, ठीक है, याद रखेंगे। 38वें नंबर का सवाल है, धारा 2 की परिभाषा के अनुसार सही कथन को चुनिए। धारा 2 की परिभाषा, स्वेच्छा, वॉलेंटरीली का मतलब है जो काम खुद से किया गया हो। सदोष अभिलाभ का मतलब है संपत्ति प्राप्त करना, अभिलाभ का मतलब है प्राप्त करना, जबकि व्यक्ति उसका वैध हकदार है। नहीं, मींस ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी इलीगली इवन इफ वन इज लीगली एंटाइटल्ड। नहीं, लीगली एंटाइटल्ड नहीं होगा, इलीगली एंटाइटल्ड होगा। वसीयत, मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण से संबंध में, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है इसके अंदर, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अवैध लोप, इलीगल ओमिशन का मतलब क्या होता है? इलीगल ओमिशन के बारे में पूछा गया जा रहा है कि इलीगल ओमिशन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? भैया यह है धारा 3 का 4, यह धारा 3 के 4 में हुआ है। कोई काम ऐसा जो होना चाहिए था बट नहीं हुआ, यही इलीगल ओमिशन है। कोई ऐसा कार्य जो होना चाहिए था परंतु नहीं हुआ, यही इलीगल ओमिशन है। जिसका मतलब जो कोई व्यक्ति कोई कार्य न करने के कानून का उल्लंघन करता है, मतलब उसको वो काम करना था पर उसने नहीं करा, इलीगल ओमिशन है। आज की क्लास का अंतिम सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। धारा 7 के अनुसार सही कथन को चुनिए। आप मुझे बताइएगा धारा 7 क्या कहती है, ठीक है। इसके बारे में आंसर जरूर करना, ये अंतिम सवाल है आज का, इसके बारे में आंसर करते रहना। और जिस बच्चे ने अभी तक भी हमारी क्लास नहीं देखी है, ये वाली बीएनएस की ताबड़तोड़ क्लास जो अभी तक भी नहीं देख पाया है, ठीक है, जो कि 19 घंटे की क्लास है, इसके अलावा कोई क्लास नहीं हो सकती। लोग बैच के लिए पैसे फेंक दे रहे हैं, भाई साहब इस क्लास का लेवल अलग है। दूसरा, आप जितने भी ऐसे छात्र हैं जो ताबड़तोड़ बैच लेना चाहते हैं, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा। माहौल पूरा वेवी है, ठीक है। अब यूपीजीके के लिए बहुत जल्दी शुरू करेंगे, और जितने बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाऊं, तो वो बच्चे इस क्लास के नीचे डेली करंट अफेयर कमेंट कर देंगे, यूपीजीके भी कमेंट कर देंगे। आपकी डेली करंट अफेयर की जो कमेंट थे वो डेली होंगी, तो आपकी डेली करंट अफेयर जल्दी शुरू होगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।